IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास को देखेंगे। बिहार स्पेशल के अंतर्गत ये टॉपिक वाइज आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा, जो 70 बीपीएससी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि उसका जो पेपर है वो कब है तो याद रखना 17 नवंबर को, टाइम कम बचा है। हम लोग बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन को देखेंगे। यहाँ पे व्यापारिक कंपनियां जो भारत में आई थी, तो बिहार में वो किन चीज़ों का व्यापार करती थी, इनको हमें डिटेल में देखना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग इस मैप के माध्यम से समझते हैं कि यूरोपीय कंपनियां किस मार्ग से भारत आई थी। तो सबसे पहले जो है कौन आया था, पुर्तगाली आए थे। तो वास्को डी गामा लिस्बन से, पुर्तगाल की राजधानी है, वहां से अफ्रीका के किनारे होते हुए जो है केप ऑफ गुड होप होते हुए ये भारत में कालीकट पहुंचा था, और याद अब्दुल मालिक नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से ये भारत आया था। यहाँ से कालीकट जो है पहुंचा और यहाँ से काली मिर्च का व्यापार किया था और यूरोप जाके 60 गुना मुनाफा कमाया था। तो आने जाने का मार्ग उसका यही था, जिसको यहाँ पे मैप के माध्यम से दिखाया गया है। इसके बाद कौन आया, डच आए। और डच कौन लोग थे, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डचों के बाद कौन आया, अंग्रेज आए। और अंग्रेजों के बाद जो है डेन आए, और डेनों के बाद फ्रांसीसी आए। और उन्होंने आ करके जो है अलग अलग क्षेत्रों में भारत में अपनी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, और यहाँ पर वो जो है अपना शासन स्थापित किया। किसने, अंग्रेजों ने। तो बिहार में हमें देखना है कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों ने क्या क्या काम किया था, क्योंकि बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, सबसे पहले कौन आया, क्या किया था। तो उसको हमें यहाँ डिटेल में देखने की जरूरत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आधुनिक बिहार के इतिहास में आज हम लोग जो पहला टॉपिक है वो बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का जो आगमन हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगालियों की, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में आए थे। तो पुर्तगाली बिहार में व्यापार हेतु आने वाले पहले व्यापारी थे। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो बिहार में पहली बार आई थी, वो कौन लोग थे, तो पहले पुर्तगाली थे। उनका व्यापारिक केंद्र हुगली था, जहां से वे नाव द्वारा पटना आते जाते थे। और उस समय बिहार सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो अफीम और सोरा के लिए बिहार प्रसिद्ध था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, बंगाल के हुगली में। और वहाँ से नाव के द्वारा आते थे गंगा नदी में के माध्यम से, और पटना से क्या ले जाते थे, तो सोरा का व्यापार करते थे। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बिहार में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन सी आई थी, तो पुर्तगाली आए थे, ये बात याद रखना। और किसका व्यापार करने, सोरा का। कहाँ से, पटना से। कहां से आए थे, हुगली से। इस पॉइंट को याद रखना, यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो अंग्रेज जो है 1620 में ही पटना में जो है आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रगतिशील हुए, मगर उन्हें वास्तविक सफलता कब मिली, तो 1651 ईस्वी में मिली। किसको, तो याद रखना अंग्रेजों को। लेकिन वो पहले भी प्रयास कर चुके थे 1620 में। पहली फैक्ट्री कौन स्थापित किया, अगर पूछा जाए तो 1632 ईस्वी में पटना में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो पहला अगर पूछा जाए कि किसने जो है प्रवेश किया भारत जो है बिहार में, तो पुर्तगाली होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किया है, तो डचों ने स्थापित किया है। और डच हॉलैंड के निवासी थे, जिन्हें बाद में क्या कहा गया था, उन्हें बाद में आज उन्हें क्या कहते हैं, नीदरलैंड कहते हैं। और वो पटना में स्थापित किए थे कब, तो 1632 में। एक क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार आ चुका है बिहार स्पेशल में, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डचों की अफीम कोठी पहले पटना कॉलेज और फिर कलेक्ट्रेट में थी। तो ये बात याद रखना, पटना कॉलेज में इन्होंने क्या बनाया था, अफीम की कोठी बनाया था। और यहाँ सबसे पहले व्यापारिक केंद्र स्थापित किसने किया था पटना में, तो डचों ने किया था। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो बिहार से लोग निर्यात क्या करते थे, तो सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि ये लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे। पटना सोरे और अफीम के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला था जो सोरे और अफीम के लिए जो है प्रसिद्ध था, तो वो आपका पटना था। तो पटना से ही लोग ले जाते थे। अगर डेन को देखा जाए तो डेन मतलब डेनमार्क की कंपनी भी आई थी। कहाँ पर, पटना में। कब आई थी, तो आप ये देख सकते हैं कि 1774 में ये पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कौन, डेन लोगों ने। ये भी याद रखना कि नेपाली कोठी के समीप पहली फैक्ट्री कौन स्थापित किया था, डेन ने स्थापित किया था। डेन कहाँ के लोग हैं, डेनमार्क के लोग हैं। इन्होंने भी ये जो है कहाँ पे स्थापित किया था, ये बात याद रखना। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियन ने अपने यात्रा वृत्तांत में पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया था। किसने, तो फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियन ने। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मूडी का पटना आगमन हुआ, और वह जो है 1600
जो है कब से कब तक थे, 1630 से 34 के मध्य वो बिहार में रहे थे। कौन? पीटर मुरी और ये लोग, ठीक है। और याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि सबसे पहले हम कौन आया था, तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे जो है बिहार में। बाद में जो है अंग्रेजों ने वहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी और अपना व्यापार किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है ये क्या कहते हैं, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित हुई थी, कहाँ जो है अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो जो है गुलजार बाग पटना स्थित जो है ये गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय के रूप में उन्होंने स्थापित किया था। वहाँ पर उन्होंने जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन उनको सफलता कब मिली थी? 1651 में मिली थी। किसको? अंग्रेजों को मिली थी, ठीक है। इसके बाद जो है 1770 ईस्वी में आई भयंकर जो है सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने गोल घर के निर्माण की योजना बनाई थी। तो जो पटना में गोल घर है किसने योजना बनाई थी? तो वारेन हेस्टिंग ने बनाई थी। आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, ठीक है। तो यह एक तरह का ये क्या था? अनाज रखने का गोदाम था, ठीक है। तो गोल घर के निर्माण की योजना कौन बनाया था? वारेन हेस्टिंग। ये भी आपसे पूछा जाएगा। ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गेस्टिन ने अनाज के जो है ब्रिटिश फौज के लिए भंडार के लिए इस जो है क्या कहते हैं गोल ढांचे का निर्माण किया था। कब? तो 20 जनवरी 1784 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो याद रखना इंजीनियर कौन थे, ये आपको याद रखना है। किसके समय में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और कब हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसको वाक्य बना करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? तो ब्रिटिश जो है जो फौज थे उनके लिए भोजन के लिए एक भंडार के रूप में इसकी स्थापना की थी। एक तरह से ये जो है गोदाम था अनाज रखने का, इसके लिए किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम ने भी अंग्रेजी हस्तक्षेप से बचने का प्रयास किया था और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्या किया था? स्थापित किया था। किसने? तो मीर कासिम ने, अंग्रेजों से बचने के लिए, ठीक है। मुंगेर में और क्या किया था मीर कासिम ने? मुंगेर में तोपों और गोले जो है तोपेदार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था भी कराई थी। तो याद रखना यहाँ पर बंदूक की फैक्ट्री भी स्थापित की थी और ये फैक्ट्री आज भी मुंगेर में स्थापित है। 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को जो है पुनः बंगाल का नवाब बनाया था। तो याद रखना 1763 में इनको मीर कासिम को हटा दिया था। तो जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर ही था, क्योंकि मीर कासिम के साथ ही युद्ध हुआ था। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। इन तीनों लोगों की संयुक्त सेना को हराया गया था। इसके अलावा कटवा का युद्ध हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। कब? तो 19 जुलाई जो है 1763 को मीर कासिम को जो है एडम्स थॉमस ने पराजित किया था। जो है याद रखना कटवा का युद्ध, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है। फिर मीर कासिम गिरिया और जो है उधवा नाला के युद्ध में भी पराजित हुआ था। तो इसकी याद रखना बक्सर के युद्ध के पहले 3 युद्ध में पराजित हो चुका था। कौन? मीर कासिम। तीनों युद्ध को याद रखना, एक कटवा का युद्ध, एक आपका गिरिया का युद्ध और एक आपका उधवा नाला का युद्ध। तीनों युद्ध पहले ही हार चुके थे। तब चौथा युद्ध कौन सा हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। क्योंकि हम बिहार स्पेशल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हम केवल बिहार के संदर्भ में ही ये बातें आपको बता रहे हैं। फिर बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर जो है 1764 को बक्सर बिहार में मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना पराजित हुई। याद रखना ये कौन थे? तो शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। इन तीनों लोगों की सेना को पराजित किया किसने? हेक्टर मुनरो ने पराजित किया था। ये भी याद रखना। तो पानी जो प्लासी का युद्ध था, तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन याद रखना बक्सर के युद्ध में कौन था? हेक्टर मुनरो था, क्योंकि क्लाइव इस समय इंग्लैंड चला गया था। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। तो दीवानी मतलब होता है भू राजस्व वसूलने का अधिकार। बक्सर के युद्ध के बाद ही किसको मिल गया था? अंग्रेजों को मिल गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अब अंग्रेजों ने क्या किया था कि अंग्रेजों ने भू राजस्व की वसूली के लिए बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि अंग्रेजों ने जो है उप दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया था बिहार में भू राजस्व वसूलने के लिए? तो राजा सिताब राय को। बंगाल में मोहम्मद रजा खां को और जो है उड़ीसा में दुर्लभ राय को जो है उप दीवान के पद पर नियुक्त किया था। तो उड़ीसा वाला कभी कभी किताबों में नहीं मिलता है, याद रखना। तो उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया गया था, बिहार में राजा सिताब राय को और बंगाल में मोहम्मद रजा खां को। ये क्वेश्चन कई बार आया है तो इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसी के साथ क्या हुआ? तो 1765 में बिहार और बंगाल क्षेत्र को द्वैध शासन के अंतर्गत लाया गया। तो द्वैध शासन में क्या किया गया? एक तरफ जो है राजस्व की व्यवस्था को बांट दिया गया, जो कर वसूलेगा, एक तरफ निजामत के अधिकार को बांटा गया। तो निजामत का मतलब होता है प्रशासन। तो प्रशासन नजमुद्दौला को दे दिया गया, एक बंगाल का
मामूली नवाब था, लेकिन राजस्व व्यवस्था का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखा और 3 उप दीवान नियुक्त किया। पहला उप दीवान कौन था? तो बिहार में राजा सिताब राय, जो बिहार में भू राजस्व वसूलेंगे। बंगाल में कौन रहेगा? तो बंगाल में जो है राजा वो मोहम्मद रजा खां, और उड़ीसा में दुर्लभ राय को। तो 3 उप दीवान तीनों क्षेत्रों के लिए नियुक्त कर दिया। इसी को द्वैत शासन पद्धति कहते हैं। तो द्वैत शासन को मतलब इसको लागू किसने किया था? रॉबर्ट जो है क्लाइव ने। लेकिन 1772 में इसको समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग ने। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो द्वैत शासन व्यवस्था जो बंगाल बिहार में लागू थी वो कब से कब लागू थी? तो 1765 से लेकर के 1772 के बीच में। किसने इसको लागू किया था? याद रखना, इसको रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से रट लेना आप लोग। फिर क्या हुआ? 1793 में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली भी बिहार में लागू की गई थी, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए बिहार में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी, तो याद रखना जमींदारी व्यवस्था लागू थी, जिसे हम अस्थाई बंदोबस्त इस्तेमारी भी इसी को कहते हैं। जो है किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में यह व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, बिहार में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आधुनिक बिहार में जो है अगर देखा जाए तो आधुनिक काल में बिहार में प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुआ था उसके बाद? तो 1865 में पटना और गया को अलग अलग जिलों में संगठित किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि पटना और गया अलग अलग जिला कब बने थे? तो 1865 में बनाए गए थे। और 1866 में सारण जिले को पृथक कर चंपारण जिले से का निर्माण किया गया था। तो छोटे छोटे जिलों का निर्माण किया गया था उसी समय, अंग्रेजों के समय में। तो ये बिहार का जो मेन टॉपिक था, खास करके यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वहाँ के टॉपिक को मैंने इसमें बताया है। तो इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक को मैं लगातार कराता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसका MCQ मैं अलग से कराऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो उसके क्वेश्चन अलग से रहेंगे, उसको मैं अलग से डिस्कशन करूँगा और आप लोगों को उसको एक एक करके मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहें। ओके, थैंक यू।